हमने देखा कि अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी आपस में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। इसी तरह हम देखते हैं कि अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। आइए इसमें हम अंतर जानते हैं। अधिकृत पूंजी एवं चुकता पूंजी में अंतर। अधिकृत पूंजी आशय के आधार पर पार्षद सीमा नियम में उल्लेख की गई पूंजी को अधिकृत पूंजी कहते हैं और चुकता पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया है चुकता पूंजी कहलाती है। अधिकृत पूंजी का निर्धारण कंपनी की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि चुकता पूंजी का निर्धारण कंपनी की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। घोषणा के आधार पर अधिकृत पूंजी की घोषणा कंपनी के पार्षद सीमा नियम में की जाती है, जबकि चुकता पूंजी की घोषणा पार्षद सीमा नियम में नहीं की जाती है। अधिकृत पूंजी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की जाती है, जबकि चुकता पूंजी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित नहीं की जाती है। अधिकृत पूंजी के आधार पर पंजीयन शुल्क निर्धारित होती है, जबकि चुकता पूंजी के आधार पर पंजीयन शुल्क निर्धारित नहीं होता है। अधिकृत पूंजी की मात्रा के आधार पर अधिकृत पूंजी चुकता पूंजी से अधिक हो सकती है, जबकि चुकता पूंजी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। तो हमने देखा कि अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी किस प्रकार एक दूसरे से अलग अलग है। अब अगर हम बात करें पूंजीगत संचय और संचित पूंजी, सुनने में दोनों जो शब्द हैं वो एक से लगते हैं, पूंजीगत संचय और संचित पूंजी, लेकिन वास्तव में इनमें काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। आइए देखते हैं पूंजीगत संचय और संचित पूंजी किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। पूंजीगत संचय एवं संचित पूंजी में अंतर। अर्थ के आधार पर पूंजीगत संचय सामान्य लाभों को छोड़कर अन्य पूंजीगत लाभों से बनाया गया संचय ही पूंजीगत संचय कहलाता है, जबकि संचित पूंजी कंपनी द्वारा न मांगी गई पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है। प्राप्ति के आधार पर पूंजी संचय लाभ का वह भाग है जिसकी प्राप्ति हो चुकी है, जबकि संचित पूंजी पूंजी का वह भाग है जिसकी प्राप्ति कंपनी के जीवन काल में संभव नहीं है। प्रस्ताव के आधार पर पूंजीगत संचय के निर्माण के लिए किसी विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संचित पूंजी के लिए एक प्रस्ताव का पास किया जाना आवश्यक होता है। उपयोग के आधार पर पूंजीगत संचय का उपयोग कंपनी की पूंजीगत हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है, जबकि संचित पूंजी कंपनी के समापन में ही उपयोग में लाई जा सकती है। लेखों के आधार पर पूंजी संचय को हिसाब की पुस्तकों में लिखा जाता है तथा इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है, जबकि संचित पूंजी का लेखन नहीं किया जाता है। तो हमने देखा कि संचित पूंजी और पूंजीगत संचय में काफी भिन्नता है। अब अगर हम एक नए बिंदु की बात करें जिसे हम कह सकते हैं कि कंपनी के स्थिति विवरण में अंश पूंजी और ऋण पत्रों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है। हमने अंश पूंजी के बारे में जाना कि ये अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, याचित पूंजी, अयाचित पूंजी कई भागों में बटी हुई होती है। लेकिन वास्तव में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, पहले जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो वहाँ पर लायबिलिटी साइड में हम पूंजी को लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमको कंपनी अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट का निर्माण करना है। तो आइए एक फॉर्मेट देखते हैं जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैपिटल जो इतने अलग अलग टाइप की होती है, इतने अलग अलग प्रकार की पूंजी होती है, उसको हम कहां पर स्थिति विवरण में कैसे दर्शाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्थिति विवरण है इसमें हम ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, सबका विवरण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल और इसके अंतर्गत हमारे पास जो शेयर होते हैं, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि दो भागों में बटे होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल, दो तरह के शेयर होते हैं। तो यहाँ पर हम ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी कितनी है, वो कितने इक्विटी शेयर और कितने प्रेफरेंशियल शेयर में बटी हुई है उसका विवरण हम अलग अलग करते हैं। साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं हम ये भी उल्लेख करते हैं कि एक जो इक्विटी शेयर है वो कितने रुपए का है, एक जो प्रेफरेंशियल शेयर है वो कितने रुपए का है।
उसके बाद सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि इशूड शेयर कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी क्या है। इसमें भी हम अलग अलग कर देते हैं कि ये जो निर्गमित पूंजी है इसमें इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश कितने हैं और प्रेफरेंशियल शेयर यानी कि पूर्वाधिकार अंश कितने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रविष्टि करते हैं सब्सक्राइब जो शेयर कैपिटल है उसके बारे में भी हम एंट्री कर देते हैं कि टोटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है, कितनी उसकी अमाउंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, कितनी पूंजी मांगी गई, इक्विटी और प्रेफरेंशियल मिला के कितनी पूंजी मांगी गई। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल, इस मांगी गई शेयर कैपिटल में से कितनी पेड हो गई, कितनी मिल गई है, इसका हम उल्लेख यहाँ पर करते हैं। इसमें हमको ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें से हमको कॉल्स इन एरियर जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि कॉल्स इन एरियर यानी कि पैसा मांगा लेकिन मिला नहीं। तो कॉल्स इन एरियर की अगर कोई अमाउंट है तो उसको हमको बहुत सावधानी से यहाँ पर माइनस कर देना है। और फॉरफीचर ऑफ शेयर की अगर कोई कंडीशन बनती है, फॉरफीचर ऑफ शेयर यानी कि अंशों का हरण जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की कोई कंडीशन बनती है तो उसको हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से पूंजी का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम कंपनी के स्थिति विवरण में दर्शाते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची संशोधित 4 भाग 1 एवं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का स्थिति विवरण अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार तैयार किया जाएगा, जो कि संशोधित अनुसूची 4 भाग 1 के समान ही होगी, जो कि इस प्रकार होगी। इसका फॉर्मेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ हम इक्विटी लायबिलिटीज को लिखते हैं और उसके अंतर्गत हम शेयर होल्डर फंड्स को शामिल करते हैं और इसके अंतर्गत हम शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स यहाँ पर तीन मदों को शामिल करते हैं और इनके अमाउंट को हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के आधार पर यहाँ पर एंट्री करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हम सेकेंड बैलेंस शीट जो बना रहे हैं वहां पर जो शेयर कैपिटल है रिवाइज शेड्यूल में जब हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल लिखते हैं और शेयर कैपिटल के अंतर्गत जितने टाइप्स ऑफ कैपिटल हमारे पास, जितने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है जैसे ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब, उन सबको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल हम लिखेंगे। अब ये जो ऑथराइज्ड शेयर है ये इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंशियल भी हो सकते हैं, तो इन दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे। उसके बाद हम इशूड कैपिटल लिखेंगे, वो भी इक्विटी और प्रेफरेंशियल में बटे होंगे। फिर हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखेंगे, ये भी हमारे इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर में बटे हुए होंगे। और उसके बाद हम कॉल्ड अप कैपिटल लिखेंगे, यानी जितनी भी पूंजी यहाँ पर की राशि जितने अंशों पर मांगी गई उसकी अमाउंट हम लिखेंगे। फिर हम पेड अप कैपिटल लिखेंगे और फिर हम उसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो फॉरफिटेड, हरण किए गए जो अंश है उनको हम यहाँ पर फिर ऐड करेंगे। अब हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अंशों का निर्गमन। अब हम पहुंचते हैं कंपनी के वास्तविक क्रियाकलाप पर। वास्तव में अभी तक हम कंपनी के बारे में जिन बातों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है जिस पर कंपनी की पूरी आधारभूत संरचना टिकी हुई होती है वो है अंशों का निर्गमन। अब अगर हम बात करें अंशों के निर्गमन की तो सबसे पहले अंशों का जो निर्गमन है उसको हम दो दृष्टिकोण से देखते हैं, दो व्यवस्थाओं के आधार पर बांटते हैं। पहला अंशों की निजी व्यवस्था द्वारा और दूसरा अंशों की सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्गमन। यहाँ पर ये अंशों की जो व्यवस्थाएं हैं इसके अतिरिक्त तीसरा एक प्रकार आता है, जबकि नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है। ये निर्गमन किसी संपत्ति से संबंधित हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अंशों की निजी व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंशों का निजी व्यवस्था के द्वारा निर्गमन किस प्रकार से होता है। कई बार कंपनी के जो संचालक मंडल होते हैं उनको ऐसा लगता है कि
जनता में प्रविवरण निर्गमन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो शेयर हैं वो कंपनी के कर्मचारी या संचालक मंडल या फिर जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारियों के संपर्क में आने वाले लोग हैं, जैसे कि उनके मित्र हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनको अगर सूचना दे दी जाए तो वो ही इसके अंशों को खरीद लेंगे। इसके अंतर्गत हम कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी के मित्र और रिश्तेदार होते हैं उनके साथ साथ हम एनआरआई और कई वित्त संस्था जैसे एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई और इसके साथ अन्य साख और वित्त के जो संस्थान होते हैं उनमें भी अंशों को बेचने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर क्योंकि जनता को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है तो मुख्य प्रविवरण जो होता है उसको निर्गमित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण से भी काम चलाया जा सकता है। इसी के अंतर्गत एक और व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं समता अंशों का स्वैट निर्गमन। वास्तव में स्वैट निर्गमन एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत कंपनी अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों को आमंत्रित करती है कि अगर वो चाहें तो कंपनी के जो अंश है उनको वर्तमान में उसी मूल्य पर ले सकती है जो उसका मूल्य पूर्व में निर्धारित किया गया था। अब आइए देखते हैं कर्मचारी स्टॉक विवरण क्या है। तो कर्मचारी स्टॉक जो होता है उसके अंतर्गत हम कर्मचारी स्टॉक को विकल्प के रूप में लागू करते हैं और इस योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि कंपनी अधिनियम जो संशोधित है 2000 कंपनी अधिनियम 2000 की धारा 215A के अंतर्गत ये पूरा नियम लागू किया गया है और इसके अंतर्गत ये माना गया है कि कंपनी के जो पूर्णकालिक संचालक है और अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको एक ऐसा विकल्प दिया जाए कि वो खुद ही कंपनी के जो अंश होते हैं उनको क्रय करें। वास्तव में ये जो पूरी प्रक्रिया है कि कर्मचारी अधिकारी को ही प्रेरित करना कंपनी के अंशों को क्रय करने के लिए, ये केवल इसी उद्देश्य पे आधारित है कि कंपनी में कर्मचारियों को बनाए रखना, स्थायित्व रखना, उनकी जो योग्यता है उसका पूरा का पूरा लाभ दे पाना या कर्मचारियों और अधिकारियों को कंपनी के प्रति आकर्षित करना। अब हम बात करें अंशों के निर्गमन के अगली प्रक्रिया की जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक निर्गमन। वास्तव में व्यवहारिक रूप से हम जिन पहलुओं का अध्ययन करेंगे अंशों के निर्गमन के संबंध में वो सार्वजनिक निर्गमन प्रक्रिया का ही एक रूप है जिसे पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है और फिर उसके आधार पर ही कंपनी जो होती है वो अपने अंशों का निर्गमन करती है। तो जब हम सार्वजनिक निर्गमन प्रक्रिया के अंतर्गत अंशों का निर्गमन करते हैं तो सबसे पहले जो इसका स्टेप होता है वो होता है प्रविवरण जारी करना, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। इस प्रविवरण के आधार पर जो कंपनी होती है वो जनता से आवेदन आमंत्रित करती है और दूसरा स्टेप ये होता है कि जनता इन अंशों को खरीदने के लिए आवेदन कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करती है। अब कंपनी को ये देखना होता है कि किन अंशधारियों को कंपनी के अंश आवंटित किए जाने हैं और किन अंशधारियों को नहीं किए जाने हैं। तो कंपनी जिन अंशधारियों को चाहे उनको अपने अंश जो है वो अलॉट कर सकती है, आवंटन कर सकती है। तो तीसरी ये प्रक्रिया होती है अंशों के आवंटन की। अब अंशों का जो मूल्य है वो कंपनी एक साथ नहीं लेती, टुकड़े टुकड़े में लेती है। जैसे हमने पहले के उदाहरण में भी देखा था कि अगर 10 रुपए का एक अंश है तो वो एक साथ नहीं मांगा जाएगा, उस 10 रुपए को कई टुकड़ों में मांगा जाएगा। तो उसके बाद आवंटन के बाद कंपनी याचनाओं को प्रारंभ करती है। जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे कंपनी प्रथम याचना, द्वितीय याचना और फिर तृतीय याचना के आधार पर जो पूंजी की राशि होती है उसको मांगती है। तो कुल मिलाकर ये जो सार्वजनिक निर्गमन की प्रक्रिया है ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब अगर हम बात करें अंश प्रमाण पत्र की, तो जबकि कंपनी ने प्रविवरण निर्गमित कर दिया, जनता ने आवेदन दिया कंपनी को अंशों को खरीदने के लिए, कंपनी उन आवेदनों को स्वीकार करती है और उनको अपने अंश बेच देती है। जब कंपनी जनता में अपने अंश बेचती है तो कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए इस बात का कि उस कंपनी के अंश किसी व्यक्ति के पास है। वो जो व्यक्ति है जिसने कंपनी के अंश खरीदे हैं वो उस कंपनी का अंशधारी है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कंपनी उन अंशधारियों को जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है इसी को हम कहते हैं अंश का प्रमाण पत्र।
क्योंकि लिखित में होता है ये, तो इस पर जो अंशधारी होते हैं उनका नाम, पता और उसके बारे में जो आवश्यक जानकारी होती है वो दी जाती है। और उसको प्रमाणित करने के लिए जो कंपनी का जो संचालक होता है, कंपनी का जो मुख्य अधिकारी होता है, उसकी कंपनी की सील होती है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। और साथ साथ में बहुत सावधानी से इस बात का उल्लेख होता है कि अंश जो है वो किस तरह के हैं, समता अंश है या पूर्वाधिकार अंश है, अंशों की जो राशि है वो कितनी है और भुगतान उस पर किस प्रकार किया जाना है। तो इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए यहाँ पर अंश प्रमाण पत्र जो कंपनी के अंशधारी होते हैं उनको जारी किया जाता है। अब अगला बिंदु अगर हम देखें कि अंशों के निर्गमन के लेखे कैसे किए जाते हैं, जब हम व्यवहारिक रूप से जनरल एंट्री पोस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से नियम को फॉलो करते हुए हम जनरल एंट्री पास करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंशों का जो निर्गमन है वो 3 तरह से होता है। कौन कौन से 3 तरह से? एक मुश्त होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 10 रुपए का एक अंश है तो पूरा का पूरा 10 रुपए एक साथ मांग लिया जाए। दूसरा होता है किस्तों में, यानी कि उस 10 रुपए को कई किस्तों में मांगा जाए, पहले 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, ऐसे करके 10 रुपए मांग लिए जाए। तीसरा जो होता है वो नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल, यानी यहाँ पर पैसे की बात ही नहीं आती, यहाँ पर संपत्ति के बदले शेयर्स दे दिए जाते हैं या अन्य किसी प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन किया जाता है। इन तीनों ही दशाओं में चाहे एक मुश्त राशि प्राप्त की जाए, चाहे किस्तों में राशि प्राप्त की जाए या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हो, तीनों ही दशाओं में 3 तरह से अंशों को निर्गमित किया जाता है, सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। अगर एक मुश्त राशि प्राप्त होती है तो वो सम मूल्य पर भी प्राप्त अंशों के निर्गमन से प्राप्त हो सकती है, बट्टे पर भी निर्गमन किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी निर्गमन किया जा सकता है। दूसरा, अगर किस्तों में हम राशि लेना तय करते हैं तो वो भी सम मूल्य पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है और बट्टे के आधार पे हो सकता है। तीसरा, रोकड़ के अतिरिक्त अगर अन्य प्रतिफल से अंश दिए जा रहे हैं तो वो भी सम मूल्य पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है और बट्टे पे भी हो सकता है। तो ये पूरी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अंशों का निर्गमन किया जाता है। अब जब हम बात करते हैं एक मुश्त राशि प्राप्त होने की, तो किस तरह से अंशों की संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होती है, आइए एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए ABC कंपनी लिमिटेड ने 10,000 समता अंश 10 रुपए प्रति अंश के आधार पर निर्गमित किए। अंशों पर संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 रुपए है 10,000 अंशों पर, यानी कि 1 लाख रुपए पूरा का पूरा एक साथ प्राप्त होता है। और जब ये एक मुश्त या एक साथ प्राप्त होने की बात आती है तो ये जो प्रविष्टियां होती हैं वो केवल आवेदन की ही होती है, आवेदन के प्राप्त होने की, और आवेदन पर प्राप्त जो राशि है उसको अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की। और इन्हीं 2 प्रविष्टियों के आधार पर ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है अकाउंट इसके लेखांकन का कंपनी का, वो क्लोज हो जाता है। अब आइए कुछ ऐसे क्रियात्मक प्रश्नों को देखते हैं जिसमें एक मुश्त आधार पर अंशों को निर्गमित किया गया है। एक कंपनी की अधिकृत पूंजी 3 लाख रुपए है, जो कि 100 रुपए वाले 12% 1000 पूर्वाधिकार अंश में एवं 10 रुपए वाले 20,000 समता अंशों में बटी है। इनमें से कंपनी 10,000 समता अंशों को निर्गमित करती है, जिनकी संपूर्ण रकम आवेदन पर देय थी। सभी अंश जनता द्वारा ले लिए गए एवं सभी रकम प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि जितनी अमाउंट अधिकृत पूंजी जो है अंशों पर जो मिलनी थी वो पूरी की पूरी राशि इंस्टॉलमेंट में ना मिलकर एक साथ प्राप्त हो जा रही है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम केवल 2 एंट्री करेंगे, क्योंकि सारी की सारी राशि एप्लीकेशन के साथ प्राप्त हो गई। तो एप्लीकेशन के प्राप्त होने की एंट्री और उस सारी राशि को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकेंड हम एंट्री जो करेंगे वो इस आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10,000 समता अंश है और एक अंश पे 10 रुपए है, तो ये 1 लाख रुपए हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे।
और दूसरा इस 1 लाख रुपए को हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 1 लाख से इसकी अमाउंटिंग करेंगे और नरेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंशों पर प्राप्त आवेदन की संपूर्ण राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सीता लिमिटेड कंपनी ने 50,000 समता अंश जो कि 10 रुपए वाले थे निम्नांकित शर्तों पर निर्गमित किए। आवेदन पर 1 रुपए, आवंटन पर 4 और शेष प्रथम याचना पर 70,000 शेयरों को खरीदने के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 20,000 अंशों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था को आवंटन नहीं किया गया और उनकी आवेदन की राशि वापस कर दी गई। शेष अंशों को कंपनी द्वारा आवंटन किया गया। देय तिथि पर सभी राशियां प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टियां दीजिए। यदि रोकड़ बही में सीधा लेखा किया जाए, इस प्रश्न की महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट कैश बुक में पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हम ड्यू की एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ रिसीव की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमें एप्लीकेशन मनी मिली है जो कि 1 रुपए है, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर पर 1 रुपए आवेदन की राशि है, तो 50,000 रुपीज हम यहाँ पर अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी हम जो एंट्री करेंगे वो अलॉटमेंट मनी रिसीव की करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 50,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी जो है वो 4 रुपीज पर शेयर है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ रोकड़ बही में सीधा लेखा करना है। तो इस आधार पर हम क्योंकि जनरल में सिर्फ ड्यू की एंट्री करेंगे और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री करेंगे और रिसीव वाली जो एंट्री होंगी वो डायरेक्ट कैश बुक में होंगी। तो इस आधार पर हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 से, क्योंकि 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर है इसलिए 50,000 से फर्स्ट एंट्री होगी। यहाँ हमको ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्ट कैश बुक में पोस्टिंग है तो यहाँ पर हमको कैश रिसीव की एंट्री कहीं पे भी नहीं करनी है। सेकेंड अलॉटमेंट की एंट्री है तो अलॉटमेंट की हम सिर्फ यहाँ पे ड्यू की एंट्री करेंगे और रिसीव की एंट्री जो है वो हम डायरेक्ट कैश बुक में करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए अलॉटमेंट के हिसाब से 2 लाख रुपए इसकी अलॉटमेंट मनी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि 10 रुपए के शेयर थे और 1 रुपए आवेदन पे 4 रुपए आवंटन पे हम दे चुके हैं और शेष जो है वो प्रथम याचना पर देना है। तो 10 में से 5 हम यहाँ पर दे चुके हैं और 5 रुपए जो है वो शेष बचता है। तो 50,000 शेयर्स पे यहाँ पर हमको 5 रुपए और देना है और एंट्री जो होगी वो होगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और ये 50,000 इंटू 5 यानी कि 2,50,000 से एंट्री हो जाएगी। अब क्योंकि हमको यहाँ पर कैश बुक में डायरेक्ट पोस्टिंग करने बोला है तो हमको यहाँ पे कैश बुक बनाना पड़ेगा। कैश बुक के डेबिट साइड में हम सारे रिसिप्ट जो हमको होते जाएंगे, रिसीव होते जाएंगे अमाउंट, उनकी एंट्री करते जाएंगे और क्रेडिट साइड में जो एक्सपेंसेस हैं हम उनकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम शेयर एप्लीकेशन की मनी रिसीव करते हैं तो जो फर्स्ट एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ क्योंकि 70,000 शेयर जो है वो खरीदे गए हैं तो और 1 रुपए प्रति शेयर इनकी राशि थी, तो यहाँ हम जो फर्स्ट एंट्री करेंगे वो करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि जनरल एंट्री अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम बैंक या फिर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे और 70,000 से इसकी पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट जब रिसीव होता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अलॉटमेंट की मनी जो है 2 लाख वो लिखेंगे। और तीसरी जो हम एंट्री करेंगे वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और
क्रेडिट साइड में हम जो एंट्री देख रहे हैं वो एंट्री है जब हम शेयर एप्लीकेशन की रिसीव की जो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये पूरा क्वेश्चन गलत है, इसको नहीं बनाना है। मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए थी, जो 10 रुपए वाले 20,000 अंशों में विभक्त थी। कंपनी ने इनमें से 10,000 अंशों को निर्गमित किया, परंतु आवेदन केवल 8,000 अंशों के लिए ही प्राप्त हुए। देय रकम इस प्रकार है: 2 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, 2 रुपए प्रथम याचना पर और 3 रुपए अंतिम याचना पर देय है। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि मोहन लिमिटेड की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, यानी कि 20,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। लेकिन यहाँ 10,000 अंशों को निर्गमित किया गया है और आवेदन केवल 8,000 अंशों के लिए ही प्राप्त हुए हैं, यानी कि जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है केवल उन्हीं अंशों को हम निर्गमित करेंगे और जो राशियां आएगी आवेदन, आवंटन और याचनाओं की, उनको हम 8,000 अंशों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उनकी एंट्री हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो 2 एंट्री करेंगे वो हम अंश आवेदन की एंट्री करेंगे, जिसमें पहली एंट्री जो होगी वो अंशों के आवेदन की राशि प्राप्त होने पर होगी और दूसरी एंट्री उस प्राप्त राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की होगी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 8,000 शेयर। 8,000 अंशों पर एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई। अब क्योंकि एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो 2 रुपए है, तो 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 इंटू 2 16,000 इसकी अमाउंट आएगी। इस प्राप्त राशि को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी सेकेंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 16,000 से इसकी पोस्टिंग हम कर देंगे। थर्ड हम जो एंट्री करेंगे वो अलॉटमेंट की एंट्री होगी। पहले अलॉटमेंट की हम ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर हम अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 8,000 शेयर। 8,000 शेयर पे अलॉटमेंट अमाउंट 3 रुपीज के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो 24,000 हम इसकी अमाउंट लिखेंगे। और रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के रिसीव की, तो हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 24,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल की भी हम इसी तरह से 2 एंट्री करेंगे, एक ड्यू की और एक रिसीव की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 8,000 शेयर। 8,000 शेयर्स पे क्योंकि फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो 2 रुपए है, तो 8,000 इंटू 2 16,000 इसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो राशि ड्यू हुई है अलॉटमेंट में, ये अब रिसीव होगी, तो हम रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 16,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे और नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। सेम टू सेम इसी तरह से सेकेंड कॉल की हम एंट्री करेंगे, पहले ड्यू की और फिर रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल, क्योंकि सेकंड ही फाइनल कॉल है, लास्ट जो अमाउंट बची थी पूरी की पूरी सेकंड कॉल पे मांग ली गई। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि 3 रुपीज है सेकंड कॉल पे 3 रुपए है, तो 8,000 इंटू 3 24,000 हम इसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे और नरेशन हम इसका लिखेंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसके रिसीव की हम एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव। और इस तरह से इस जनरल एंट्री के अमाउंट कॉलम को हम क्लोज कर देंगे 1,60,000 से। एक्स कंपनी लिमिटेड ने 50 रुपए वाले 8,000 अंशों एक्स कंपनी लिमिटेड ने 50 रुपए वाले 8,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण निर्गमित किए, जिन पर राशि निम्न प्रकार दी थी: 15 रुपए आवेदन पर, 25 रुपए आवंटन पर तथा 10 रुपए याचना पर। इन सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए। 2,000 अंशों के निर्गमन के व्यय भुगतान कर दिए गए।
सभी आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 8000 जो है शेयर है उनके लिए एप्लीकेशन हमने आमंत्रित किया है और उस पर जो राशि है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की दी गई है और 2000 जो है वो अंशों के निर्गमन के व्यय का भुगतान करना यहाँ पर दिया गया है, जिसकी हम लास्ट में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी के रिसीव की एंट्री करेंगे, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 8000 शेयर है और एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो 15 है, तो 1,20,000 इसकी अमाउंट हो जाएगी 8000 इंटू 15। तो ये हमारी एंट्री फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट हमको मिला है शेयर एप्लीकेशन पे, उसको हम जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और सेम अमाउंट आएगी यहाँ पे 1,20,000 और जो नरेशन है वो हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अंशों पे प्राप्त आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। अब थर्ड पॉइंट जो बनता है वो हमारा है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट की पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर रिसीव की करेंगे। तो ड्यू की हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, आवंटन की राशि प्राप्य। और यहाँ पर जो हम अमाउंट लिखेंगे वो होगा 8000 इंटू 25, क्योंकि हम वहां पे देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 25 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है। तो 8000 इंटू 25, तो 2 लाख से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। और फोर्थ एंट्री में ये जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ था अब वो रिसीव हो जाएगा। तो अलॉटमेंट जब रिसीव होगी अलॉटमेंट मनी, तो वहां पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख से। अब इसी तरह से हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी कर लेंगे। तो पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल है उसकी अमाउंट है 10 रुपीज, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करके 80,000 इंटू 10 80,000 हम इसकी अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे ड्यू में। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और ये जो ड्यू हुआ है अब वो रिसीव हो जाएगा, तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। इस तरह से हम इसका नरेशन लिख देंगे फर्स्ट पहली और अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर, और अमाउंट जो होगी वो 80,000 होगी। एक जो यहाँ पे नया पॉइंट आया है 2000 रुपया जो अंशों के निर्गमन पर व्यय हुआ है, उसकी हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो ये एंट्री होगी क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन हम यहाँ पे इसका लिख देंगे बीइंग शेयर इश्यूज एक्सपेंसेस पेड। अंशों के निर्गमन पर व्यय खाता डेबिट बैंक खाता से, और 2000 रुपये इसकी राशि थी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरह से अमाउंट कॉलम को हम 8,02,000 रुपए से यहाँ पर क्लोज कर देंगे।